हेलो दोस्तों, लीजेंड्स अनवेल्ड में आपका स्वागत है। द फॉल्कन मेथड। दोस्तों, यह बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम छोटी सी इन्वेस्टमेंट से बिना कुछ किए अच्छे इनकम जनरेट कर सकते हैं और कहाँ इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट का तरीका क्या है, ताकि शेयर मार्केट की नॉलेज न रखने वाले लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। दोस्तों, एक चीज़ हम में से अधिकांश लोगों में कॉमन होती है, वो ये है कि एक दिन भी अगर हम अपने काम पर नहीं गए या हमने उस दिन काम नहीं किया तो उस दिन हमारी कोई भी कमाई नहीं होती। इसलिए चाहे कुछ भी हो, हमें काम तो करना ही होगा। हम चाहकर भी आराम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन हमें ऐसा नहीं करने देती। इसी जाल में हम सारी ज़िंदगी फंसे रहते हैं। लेकिन वक्त के साथ न्यू जनरेशन पहले से ज़्यादा फाइनेंशियली अवेयर और लिटरेट होती जा रही है। इसी के साथ इस बात से भी वाकिफ़ होती जा रही है कि ज़िंदगी भर मेहनत करके बुढ़ापे तक एक मेडिकल लाइफ जीने का सही तरीका नहीं है। इसलिए इस जनरेशन का ज़्यादातर फोकस अर्लियर रिटायरमेंट, पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम में है। तभी लोग स्टॉक्स और शेयर में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम अधिकतर लोगों को आती है वह यह है कि कौन से स्टॉक्स लिए जाएं, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक्स को सस्ते से सस्ते रेट पर बाई करना ही इन्वेस्टिंग का रियल चैलेंज होता है, जिसके लिए ऑथर डेविड सालियोमी अपनी बुक द फॉल्कन मेथड में हमें एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मेथड सिखाते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग, कॉमन सेंस और बेसिक डिसिप्लिन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसका अल्टीमेट गोल है कि आप ऐसे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएं जिससे आप रिटर्न्स के साथ ही अपनी पैसिव इनकम बना पाएं। दरअसल फॉल्कन एक पक्षी का नाम है जो शिकार करने में माहिर होता है। उसी पक्षी की तरह यह मेथड भी काम करता है। थोड़ा सा हम ऑथर के बारे में भी जान लेते हैं। डेविड सालियोमी 33 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायर हो गए। आथर का जन्म 1982 में हंगरी में हुआ था। आथर ने अपनी युवावस्था में डिफरेंट फाइनेंशियल रियलिटीज़ का सामना किया था, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके फाइनेंशियली फ्री होना है। अपने इसी निर्णय से उन्हें प्रेरणा मिली। अपनी काबिलियत और सीखने की जुनून से वह 33 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्री हो गए। वह एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए। इनकी यह बुक हमें बताती है कि स्टॉक मार्केट ही वह जगह है जहां हम बहुत छोटे से शुरुआत कर सकते हैं। इसके द्वारा हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, जिससे एक समय बाद हम नहीं बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। 2011 में विश्व के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट ने अपने शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट में बॉन्ड व बैंक डिपॉजिट आते हैं। यह वह इन्वेस्टमेंट है जिसे इन्वेस्टर सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा विकल्प यह बिल्कुल भी नहीं है। इसका डिसएडवांटेज यह है कि इस पर मिलने वाला ब्याज महंगाई दर से भी कम होता है। इस प्रकार हम इसमें इन्वेस्ट करने से अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ाने की बजाय कम कर देते हैं। दूसरा है अनप्रोडक्टिव एसेट्स। इसमें गोल्ड, राइस, ऑयल आदि इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट आते हैं। इन्वेस्टर यह सोचकर इसमें निवेश करते हैं कि एक दिन इनका दाम ऊपर जाएगा, इस तरह उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन यह इन्वेस्टमेंट अक्सर लोगों के घर या लॉकर में ही रह जाती है। जब तक ये इन्वेस्टमेंट निवेशक के पास रहती है, यह कोई फ़ायदा नहीं देती। इनसे केवल तभी फ़ायदा होता है जब इन्वेस्टर इन्हें बेच देते हैं। तीसरा है प्रोडक्टिव एसेट्स। इस प्रकार का निवेश सबसे अच्छा निवेश समझा जाता है। स्टॉक मार्केट्स इस निवेश का सबसे अच्छा उदाहरण है। वॉरेन बफेट इसी कैटेगरी में निवेश करने की सलाह देते हैं। यही ऐसी कैटेगरी है जो इन्फ्लेशन को पीछे छोड़कर आपको अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप बहुत मामूली कैपिटल से शुरुआत कर सकते हैं। आप जब किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीदते हो। जब आप लंबे समय तक उस कंपनी के भागीदार बने रहते हो तो आपको वहाँ से आपकी कैपिटल पर बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। जब कंपनी का प्रॉफिट होता है तो कंपनी के शेयर होल्डर होने के नाते आपको भी इसमें हिस्सेदारी मिलती है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए अच्छे शेयर के साथ लंबे समय तक बने रहना जरूरी होता है। व्हाट इज़ द फॉल्कन मेथड? फॉल्कन मेथड हमें बताता है कि कंपनियों की पूरी रिसर्च करने के बाद एक बार जब बेस्ट कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसे अपने पास लंबे समय तक होल्ड करके रखो। यही स्टॉक मार्केट में सफलता का मूल मंत्र है। इंडियन स्टॉक्स मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। ऐसे में सवाल यह आता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करें। इसका जवाब हमें फॉल्कन मेथड से मिलता है। फॉल्कन मेथड कहता है कि किसी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले यह जानना जरूरी है कि कंपनी कैसे काम करती है। जब हम एक कंपनी को फाइनेंशियली रूप में देखते हैं तो हमें इसे एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझने की ज़रूरत है। एक इन्वेस्टर होने के कारण यह आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप यह जान पाओ कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आपके हाथ में एक बात जरूर है कि कंपनी के बाहर क्या चल रहा है। इसके लिए आपको इनपुट पाइप्स और आउटपुट पाइप्स को समझने की ज़रूरत है जो ब्लैक बॉक्स से जुड़े हुए हैं। इनपुट पाइप्स का मतलब इनकम और आउटपुट पाइप्स का मतलब होता है एक्सपेंसेस यानी खर्चा। इनपुट पाइप्स
ब्लैक बॉक्स के एक तरफ इनपुट पाइप्स अर्थात इनकम है, दूसरी तरफ आउटपुट पाइप्स अर्थात एक्सपेंसेस हैं। इनपुट पाइप में सबसे पहला पाइप रेवेन्यू का मिलता है। यह वह इनकम है जो कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस के माध्यम से अपने ग्राहकों से मिलती है। इसका दूसरा पाइप बारोड मनी है। यह वह पैसा है जो कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर चलाने के लिए बैंक से लोन के रूप में लिया है। तीसरा पाइप इक्विटी सेल है, जब कंपनी फंड रेस करने के लिए अपने नए शेयर होल्डिंग को कम करती है, फिर उस नए शेयर्स को बाजार में बेचती है, तो यह इक्विटी सेल में आता है। इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इस तरह से इकट्ठे किए गए पैसे से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आउटपुट पाइप्स यानी एक्सपेंसेस। अब बात आउटपुट पाइप्स की करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहला पाइप ऑनगोइंग एक्सपेंसेस का मिलता है। यह कंपनी के रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें सैलरीज, ऑफिस सप्लाईज, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग शामिल होती है। दूसरा पाइप कैपिटल एक्सपेंडिचर। यह वह एक्सपेंसेस है जो उन चीज़ों को खरीदने में लगाए जाते हैं जिनकी यूज़फुल लाइफ 1 साल से ज़्यादा की होती है, जैसे कंप्यूटर्स, मशीनरी और बिल्डिंग्स आदि। तीसरी पाइप एक्विजिशंस। यह वह एक्सपेंसेस होते हैं जब कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण करती है, यानी उन्हें खरीदती है। चौथा पाइप है पेमेंट ऑफ डेट्स, जो फॉरवर्ड मनी कंपनी के इनपुट पाइप में शो होता है, जिसे कंपनी को ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। इसलिए इस पाइप से हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने कर्ज को चुकाने के लिए कितना भुगतान करती है। पांचवा पाइप टैक्सेस का होता है। यह वह एक्सपेंसेस है जो कंपनी को टैक्स के रूप में सरकार को पे करना होता है। छठा पाइप प्रॉफिट्स का होता है। इस पाइप से हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का उपयोग किस प्रकार से करती है। इस पाइप के अंदर हमें 3 प्रकार के सब पाइप मिलते हैं, जिनसे कि पैसा बाहर जाता है, जिनमें पहला डिविडेंड है। जब कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ भाग अपने शेयर होल्डर्स को देती है तो इसे डिविडेंड कहा जाता है। इसमें दूसरा पाइप शेयर बायबुक का है। जब कंपनी सरप्लस कैश के कुछ भाग से अपने ही शेयर को ओपन मार्केट में खरीदती है तो उसे शेयर बायबैक कहा जाता है। तीसरा रिटेन्ड अर्निंग है। जब कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने ही पास रख लेती है, जिससे कंपनी की ग्रोथ होती है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कंपनी इस पैसे को किस प्रकार और कहाँ पर प्रयोग करती है। वह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न जनरेट करके देती है, जिसके इनकम पाइप से ज़्यादा इनकम अंदर आ रही है और आउटपुट पाइप से कम पैसा बाहर जा रहा है। जो कंपनी अपने प्रॉफिट को बहुत अच्छे से मैनेज करती है, जिस कंपनी के पास कर्ज ना हो, जिसके असेट्स उसकी लायबिलिटीज की तुलना में बहुत ज़्यादा हो। द गोल ऑफ फॉल्कन मेथड। फॉल्कन मेथड हमें स्टॉक मार्केट में बाई एंड होल्ड की पॉलिसी पर चलने के लिए कहता है। यह लोकप्रिय पुराने क्वांट मॉडल से बिल्कुल अलग है। क्वांट मॉडल के अनुसार आप कुछ क्वांटिटी मेथड के जरिए बेस्ट शेयर्स को खरीदते हैं, 1 साल तक उन्हें होल्ड करके रखते हैं, फिर उन्हें बेच देते हैं। फिर से अपनी रिसर्च करके बेस्ट शेयर्स को खरीदते हैं, फिर 1 साल बाद उन्हें बेच देते हैं। इस प्रकार हर साल आपको यह प्रक्रिया दोहरानी होती है। एक इन्वेस्टर के लिए यह बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है। ऐसे में आप उन कंपनी के भी शेयर्स को खरीद लेते हैं जिनका आपने कभी भी नाम भी नहीं सुना है। इसका एक डिसएडवांटेज भी है। कभी कभी कंपनी की योजनाओं का रिजल्ट देखने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। जब आप अपने शेयर को 1 साल में ही बेच देते हैं तो आप उस कंपनी की ग्रोथ में हिस्सेदार बनने से चूक जाते हैं। इसके विपरीत फॉल्कन मेथड हमें बताती है कि हमें क्वालिटी वाइज अच्छे शेयर्स का चुनाव करके उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखना चाहिए, जिससे उस शेयर से हमारी जेब में डिविडेंड के रूप में लगातार पैसा आता रहे। बाई एंड होल्ड के द्वारा ही इन्वेस्टर यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। 5 स्ट्रेटजीज ऑफ फॉल्कन मेथड। अब हमें फॉल्कन मेथड की 5 स्ट्रेटजीज को समझना होगा, जिसकी सबसे पहली स्ट्रेटजी है सेलेक्ट ग्रुप ऑफ टॉप क्वालिटी कंपनीज। फॉल्कन मेथड कहता है कि आपको सबसे पहले टॉप क्वालिटी कंपनी को सिलेक्ट करना होगा। आपको उन कंपनीज पर फोकस करना होगा जो पिछले 20 सालों से लगातार अपने शेयर होल्डर्स को बेहतर डिविडेंड दे रही हों, जिन्होंने कभी भी डिविडेंड में कटौती न की हो। ऑथर कहते हैं कि हमें कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री से कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। वह 20 साल के डिविडेंड हिस्ट्री देखने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि कंपनी ने एक रिसेशन जरूर फेस किया हो। वह कंपनी बेहतर है जिसने रिसेशन के समय भी अपने शेयर होल्डर्स के डिविडेंड में कटौती न की हो, विपरीत हालात में भी कंपनी की अर्निंग पावर और स्ट्रेंथ को बरकरार रखा हो। ऑथर कहते हैं कि आपको उन कंपनीज को सिलेक्ट करना चाहिए जिसका डिविडेंड पे आउट रेशियो हाईएस्ट हो। डिविडेंड पे आउट रेशियो इस बात से निकलता है कि इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट का कितना भाग अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देती है। दूसरा, आइडेंटिफाई स्टॉक्स एंड बाई देम ऑन द चीप प्राइस। फॉल्कन मेथड कहता है कि आपको किसी भी कंपनी का शेयर तब खरीदना चाहिए जब वो सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा हो। आपको उस कंपनी के प्राइस हिस्ट्री को चेक करना होगा, उससे उसका एक एवरेज लो लेवल निकालना होगा।
जब वह कंपनी अपने एवरेज लो लेवल पर ट्रेड कर रही हो तो उस समय उस शेयर में एंट्री करना सबसे बेहतर होता है। जब कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड हो तो उसे नहीं लेना चाहिए, तभी आप उस शेयर से बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकते हो। थर्ड, फिल्टर द शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स। जब आपने टॉप क्वालिटी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, यह भी पता कर लिया कि किस समय उसमें एंट्री लेनी है, तो अब आपको उसे फिल्टर करना है। इसके लिए आपको 3 चीज़ों को कंपेयर करना जरूरी है। सबसे पहले डिविडेंड यील्ड है। इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी ने साल भर में प्रति शेयर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वह कंपनी के करंट शेयर प्राइस का कितना % है। इसके बाद फ्री कैश फ्लो यील्ड है, जो कंपनी के पास सभी खर्चों के बाद बच जाता है। इसे निकालने के लिए कंपनी के टोटल कैश फ्लो को कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हमें फ्री कैश फ्लो पर शेयर मिल जाएगा। फिर फ्री कैश फ्लो पर शेयर को कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करने पर हमें फ्री कैश फ्लो यील्ड मिल जाता है। फोर्थ है शेयर होल्डर यील्ड। अब शेयर होल्डर से हमें यह पता चलता है कि एक कंपनी अपने इन्वेस्टर के साथ कितने पैसे शेयर करती है, चाहे वह डिविडेंड के जरिए हो या फिर शेयर बाई बैक के जरिए हो। फिफ्थ, रैंक द सर्वाइवर्स। अब आपको अपने स्टॉक्स को करंट वैल्यूएशन के आधार पर 3 प्रकार के रैंक में रखना होगा। इसमें सबसे पहला श्योर है, इसमें वह शेयर आएंगे जो एवरेज वैल्यूएशन से भी अच्छी वैल्यूएशन में अवेलेबल हो। दूसरा मे भी है, इसमें वह शेयर आएंगे जो एवरेज वैल्यूएशन पर अवेलेबल हो। तीसरा नो वे है, इसमें वह शेयर आएंगे जो एवरेज वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हो। इस प्रकार आप अपने स्टॉक्स को रैंक करने के बाद आसानी से क्वालिटी स्टॉक्स को बाकी स्टॉक्स से अलग कर पाएंगे। टेक क्वालिटेटिव जजमेंट। यह सब एनालिसिस करने के बाद आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ जाएगी। उसके आधार पर आपको क्वालिटेटिव जजमेंट लेने में आसानी हो जाएगी। इस सब के बाद आपके पोर्टफोलियो में अब सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स ही बचेंगे, जिसके साथ आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। इसी प्रकार फॉल्कन मेथड का गोल यही है, क्वालिटी स्टॉक्स को बाई करो और उसे अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखो। ऐसा करने से ही आप स्टॉक मार्केट में बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, अपने लिए पैसिव इनकम बना पाएंगे, जो तब भी काम करेगी जब आप काम पर नहीं जा पाओ। तो गाइस, ये थी हमारी समरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ।